स्वागत है आपका। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साक्षी जादौन। शुरुआत दिल्ली से आई बड़ी खबर के साथ। गृह मंत्री अमित शाह का कर्नाटक का दौरा है। गृह मंत्री विजय संकल्प रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसी खबर पर और जानकारी हम लेंगे पंकज वानखेड़े से। पंकज, क्या है आपके पास जानकारी गृह मंत्री के दौरे से जुड़ी हुई? बिल्कुल साक्षी, जो आपने बताया बिल्कुल सही कि गृह मंत्री अमित शाह आज बेंगलोर के कर्नाटका दौरे रहेंगे और उस दौरा के कार्यक्रम में अगर मैं बात करूं तो 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें वो सम्मिलित होंगे। सबसे पहला जो कार्यक्रम है संकल्प रथ यात्रा है, जिसमें वो संकल्प रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दूसरा सरकारी कॉलेज ग्राउंड में जो देवनहली में है मौजूद है, वहां पे वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद रात 8 बजे टाउन हॉल में जो बेंगलोर में स्थित बेंगलोर सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ करेंगे। ऐसे 3 कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करेंगे। जो महत्वपूर्ण इसलिए जो होता है क्योंकि अब आने वाले समय में कर्नाटका का चुनाव भी है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री और राष्ट्रपति जेपी नड्डा लगातार दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल पंकज, और क्योंकि देखिए विधानसभा तो चुनाव नजदीक है ही और इसी के चलते लगातार जो दौरे हैं दिग्गजों के वो हो रहे हैं। इस बार कौन कौन से सौगातें लेकर पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह? पंकज, देखिए मैंने कहा पहले कि ये एक तरह से बीजेपी का कार्यक्रम है, संगठन का कार्यक्रम है, इसलिए वो बीजेपी के कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। खास करके बात हो संकल्प रथ यात्रा, जो विजय संकल्प रथ यात्रा है, हर स्टेट में जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ इस रथ यात्रा को निकाला जा रहा है। तो उसी दौर में कर्नाटका में विजय संकल्प रथ यात्रा है, उसको हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद सरकारी कॉलेज ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसका देर शाम बेंगलोर जो सुरक्षित शहर परियोजना है उसका शुभारंभ करेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका पंकज, अपडेट देने के लिए, जानकारी देने के लिए खबर के बारे में। तो बेंगलुरु सुरक्षित शहर परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे गृह मंत्री अपने दौरे में कर्नाटक के। और अब बात एक बड़ी खबर की जो कि प्रयागराज से है। अतीक के 2 बेटों को हिरासत में लेने के मामले को लेकर जहां पर शाइस्ता परवीन की अर्जी पर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं सीधा संजय खान का, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं प्रयागराज से सीधे। प्रयागराज को लेकर क्या अपडेट ये सामने आई है संजय, जहां पर सीजेएम कोर्ट में अब शाइस्ता की अर्जी को लेकर दोबारा सुनवाई होनी है? जी बिल्कुल साक्षी जी, आपको बता दें जिस तरीके से 24 फरवरी को हुए उमेशपाल हत्याकांड के बाद रात के समय 7 लोगों को हिरासत में लिया गया था पुलिस की तरफ से, तो वहीं उसमें माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के 2 बेटे एजम और आबाद जो नाबालिग थे और उनके साथ पढ़ने वाले उनके दोस्तों को और नौकर को, कुल 7 लोगों को हिरासत में लिया गया था। और उसके बाद इनको एक ऐसी जगह ले जाकर के इनसे एसीएफ पूछताछ कर रही थी, जिसको लेकर के कई दिन बीतने के बाद उनकी माता शाइस्ता परवीन, एजम और आबान के बारे में पूछताछ की जानकारी लेने की कोशिश की तो पुलिस की तरफ से किसी भी तरीके से प्रक्रिया सामने नहीं आई। न उनकी जानकारी मिलने पर उन्होंने शाइस्ता परवीन ने सीजेएम कोर्ट में अपनी एक अर्जी दाखिल की कि आखिरकार मेरे दोनों नाबालिग बेटे को पुलिस ले गई हिरासत में पूछताछ के लिए और उसकी किसी भी तरीके से जानकारी नहीं मिल रही कि धूमनगंज थाने में रखा गया है अन्य जगहों पे। तो जिसको लेकर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीजेएम कोर्ट ने धूमनगंज थाने से रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन धूमनगंज थाने की तरफ से रिपोर्ट भी पेश की गई। उसमें ये बताया गया ना ही दोनों बेटों को हिरासत में लिया गया है, ना ही थाने बैठाया गया है, ना ही डीडी में किसी भी तरीके से एंट्री है, जिसको लेकर सीजेएम कोर्ट भी सख्त हो गए। और इस रिपोर्ट से सीजेएम कोर्ट संतुष्ट न होने की वजह से आज माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अर्जी पर दोबारा सीजेएम कोर्ट में लगभग 3 बजे सुनवाई होगी। और जिस तरीके से ये देखा जा रहा है उमेशपाल हत्याकांड के बाद लगातार ये खबरें भी प्रकाशित हुई और चैनलों के माध्यम से भी दिखाया गया कि 7 लोगों को पुलिस हिरासत मिली है उमेशपाल के हत्याकांड के बाद। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी बात यह है कि सीजेएम कोर्ट जब खुद धूमनगंज थाने के रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो आखिरकार उन दोनों बेटों की क्या जगह है, कहां पे है, किस तरीके से है, अब इसकी जानकारी आज सीजेएम कोर्ट में दोबारा अर्जी पे सुनवाई के बाद ही मालूम चलेगा। साक्षी जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से संजय एहजम और आबान ये जो वो 2 बेटे हैं अतीक अहमद के, जो कि नाबालिग बताए जा रहे हैं, जिनको उठाया गया था पूछताछ के लिए, उनका कोई पता नहीं लगने पर ये शाइस्ता परवीन ने अर्जी दायर की है। ऐसे पुलिस का जो बयान सामने आया है कि ऐसे नाम के कोई शख्स ही नहीं है, ना ही इस नाम के व्यक्ति की कोई एंट्री है जीडी में, ना ही थाने बैठाया गया, ना ही इनको हिरासत में हमने लिया है, ये पुलिस का बयान आना और इस बयान पर सीजेएम कोर्ट का संतुष्ट नहीं होना, ये किस तरीके से देखा जाए और अब इस अर्जी पर दोबारा सुनवाई होना?
जी बिल्कुल साक्षी जी, अब जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि कई दिनों के बाद उनके नाबालिग बेटों किसी भी तरीके से पता ना लग पाना कि आखिरकार वो किस जगह पे हैं, और जो कि वहां पे उनका कहना है शाइस्ता परवीन के कि उनके बेटे और उनके बेटों के साथ पढ़ने वाले दोस्तों को पुलिस ने उनके सामने हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद पूछताछ के लिए ले गई थी। जो नाबालिग बेटे थे, एक जो एजम और आबान है, एजम 12 में पढ़ रहे थे और आबान जो है 9 क्लास में थे। तो ऐसे में जब किसी की संतुष्टि ना होने पर पुलिस प्रशासन के पास गई, धूमनगंज थाने में गई पता करने के लिए, तो भी वहां जानकारी न मिलने पे एक अर्जी दाखिल की गई। और अगर जहां पर सीजीएम कोर्ट खुद धूमनगंज थाने की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है कि ये कहीं ना कहीं एक अब ये कहा जा सकता है कि उन जो हिरासत में जो लोग लिए गए थे पुलिस की तरफ से, अब क्या छिपाया जा रहा है, क्या सीजीएम कोर्ट के आज सुनवाई के बाद क्या सीजीएम कोर्ट फिर से सख्त होगी, आदेश जारी करेगी, आखिरकार उन बेटों को फिर से खोजा जाए। आखिरकार जब पुलिस हिरासत मिली है तो उन बेटों को किसके सुपुर्दगी में उनको वापस किया गया है, उनके दोस्तों को किसकी सुपुर्दगी में वापस दिया गया है। क्योंकि जब भी किसी को थाने पे लाया जाता है हिरासत में पूछताछ के लिए, तो किसी न किसी लोगों की सुपुर्दगी में एक सुपुर्दगी नामा लिखाया जाता है, उसके दौरान उनको सुपुर्द किया जाता है जो उनके पास थाने पे रिकॉर्ड होता है। क्योंकि अगर किसी को लाया गया थाने पे अपने से चला जाएगा तो थाने के पास ये जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता। तो प्रशासन अब इसका जवाब आज 3 बजे सुनवाई के दौरान सीजीएम कोर्ट में देंगे, समक्ष पेश होंगे। अब सीजीएम कोर्ट कितने सख्त होते, किस तरीके से कार्रवाई करते हैं, संजय, आज जब दोबारा सुनवाई होगी अर्जी पर शाइस्ता परवीन की, तो इस अर्जी में क्या कुछ और जो बातें हैं वो जोड़ी जाएंगी? क्योंकि ये तो साफ है कि सीजीएम कोर्ट जो है वो धूमनगंज पुलिस की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में इस संतुष्टि के ना होने के बाद क्या पुलिस को दोबारा कोई रिपोर्ट या फिर अपना जवाब देने के लिए कहा जाएगा, या फिर खुद सीजीएम कोर्ट किस तरीके से एक्शन इस मामले में ले सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सूत्रों से मालूम चला है कि धूमनगंज थाने से रिपोर्ट जो आई है सीजीएम कोर्ट सख्त नहीं है, तो उस पर फिर से पूरी रिपोर्ट देने के लिए कुछ समय धूमनगंज थाने की तरफ से मांगा जा सकता है सीजीएम कोर्ट से कि रिपोर्ट को पूरी तरीके से जांच कर भेजा जाए। क्योंकि अब सीजीएम कोर्ट जब संतुष्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं अपने बचाव पक्ष में प्रशासन जरूर इस पर कुछ न कुछ समय मांगेगी और फिर से रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बातें कहेंगे। साक्षी जी, चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका संजय खान बताने के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए। तो देखिए बड़ी अपडेट यही है कि आज वापस सुनवाई होगी सीजीएम कोर्ट में, क्योंकि धूमनगंज पुलिस ने जो रिपोर्ट अपनी दी है, जो जवाब दिए हैं, उनसे कोर्ट संतुष्ट नहीं है। ऐसे में शाइस्ता की अर्जी पर अब दोबारा सुनवाई होगी मामले में। और अब बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर 3 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं। इनमें नाम शामिल है आईपीएस अपर्णा गुप्ता का, जो कि अब पुलिस अधीक्षक महोबा बनी है। नया कार्य क्षेत्र इनको मिला है, नई जिम्मेदारी इनको मिली है। और ये देखिए फुल स्क्रीन में श्रीमती अपर्णा गुप्ता है, श्रीमती सुधा सिंह है, श्रीमती कल्पना सक्सेना है, जिनकी वर्तमान तैनाती और नवीन तैनाती इस लिस्ट में लिखी गई है। और पूरी जानकारी दी गई कि अभी ये कहाँ पर कार्यरत है और आगे इनको कहाँ पर नवीन तैनाती इनकी दी जाएगी, इसकी पूरी जानकारी दी गई है। तो आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। 3 आईपीएस अधिकारी ये हैं और तीनों ही महिला अधिकारी हैं जिनके तबादले हुए हैं, कल्पना सक्सेना, अपर्णा गुप्ता और सुधा सिंह। और अधिक जानकारी हम लेंगे नंदन श्रीवास्तव से। नंदन, 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, क्या ये केवल रूटीन तबादले हम माने या फिर किस तरीके से इनको लिया जाए? देखिए साक्षी, रूटीन ट्रांसफर ये है और रूटीन ट्रांसफर अक्सर होते रहते हैं। इसमें अपर्णा गुप्ता जो पुलिस अधीक्षक रेलवे मुरादाबाद थी, उनको पुलिस अधीक्षक महोबा बना दिया गया है। वही सुधा सिंह जो पुलिस अधीक्षक महोबा थी, उनको भेज दिया गया 47 पीएससी वाहिनी भेज दिया गया गाजियाबाद। वहीं बात करें कल्पना सक्सेना की, तो ये 47वीं पीएससी गाजियाबाद में थी, इनको भेज दिया गया है पुलिस अधीक्षक पीटीएस मुरादाबाद। 3 ट्रांसफर रूटीन ट्रांसफर के तौर पर माने जा रहे हैं। अक्सर ट्रांसफर होते रहते हैं। 1:30 रात को ये ट्रांसफर हुआ है और सभी को पोस्टिंग के तैनाती के लिए लिस्ट भेज दी गई है। साक्षी, ठीक है, शुक्रिया आपका नंदन जानकारी के लिए। तो ये रूटीन तबादले हुए हैं 3 आईपीएस अधिकारियों के, अपर्णा गुप्ता, सुधा सिंह और कल्पना सक्सेना। तो नवीन तैनाती इनको मिल चुकी है महोबा में, मुरादाबाद में और गाजियाबाद में। ये 3 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप ट्रांसफर होते रहते हैं। क्योंकि कोई भी अफसर या अधिकारी किसी एक जगह पर, किसी एक जिले में, किसी एक पद पर ज़्यादा वक्त
तैनात रहे। ये मुख्यमंत्री की हमेशा से मंशा रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री निर्देश भी देते रहते हैं और इसी के अनुसार तबादले होते भी रहते हैं, रूटीन ट्रांसफर्स। और इसी क्रम में ये 3 IPS अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। तो अधिकारी का नाम और बैच भी आपको हम दिखा रहे हैं, साथ ही वर्तमान और नवीन तैनाती भी इस सूची में जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाई जा रही है। ये 3 अफसर हैं IPS जिनके तबादले किए गए हैं। अपर्णा गुप्ता 2015 की IPS अफसर हैं, तो वहीं सुधा सिंह 2011 की IPS अफसर हैं, तो वहीं कल्पना सक्सेना जो है वो 2010 की IPS अफसर हैं। इन सब के तबादले कर दिए गए हैं। सुधा सिंह को पुलिस अधीक्षक महोबा जो कि अभी हैं, उनको सेना नायक 47वीं वाहिनी PSC गाजियाबाद बनाया गया है। और वहीं जो कल्पना सक्सेना है जो कि फिलहाल सेना नायक 47वीं वाहिनी PSC गाजियाबाद है, उनको पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद बनाया गया है। तो वहीं जो पुलिस अधीक्षक रेलवे मुरादाबाद है अपर्णा गुप्ता, उनको पुलिस अधीक्षक महोबा बनाया गया है। तो लखनऊ से ये जानकारी है, 3 IPS अधिकारी जिनके तबादले किए गए हैं। महिला IPS अधिकारी हैं ये, कल्पना सक्सेना, अपर्णा गुप्ता, सुधा सिंह। ये लखनऊ से जानकारी आई है। लखनऊ से तबादले क्योंकि होते रहते हैं और अब ये तबादले हुए हैं IPS अधिकारियों के। श्रीमती अपर्णा गुप्ता 2015 बैच की IPS अफसर हैं जो कि अब पुलिस अधीक्षक महोबा होंगी। वहीं श्रीमती सुधा सिंह जो कि 2011 बैच की IPS अफसर हैं जो कि अब सेना नायक PSC गाजियाबाद होंगी। श्रीमती कल्पना सक्सेना जो कि 2010 की IPS अफसर हैं जो कि अब पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद होंगी। तो ये सूची जारी हुई है इन 3 IPS अफसरों की जिनके तबादले किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है लखनऊ से। और अब बड़ी खबर है प्रयागराज से, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी। गुड्डू मुस्लिम के मकान पर चलेगा बुलडोजर, गरज सकता है। सूत्रों की माने तो गुड्डू मुस्लिम का मकान चकिया के कसारी मसारी में है और गुलाम का मकान मेहदौरी में है। उमेश पाल की हत्या के दौरान गुड्डू मुस्लिम सफेद झोले से बम निकालकर पटकता हुआ दिखाई भी दिया था और उसकी वीडियो भी आपको हम दिखा रहे थे अब से कुछ देर पहले, जहां पर वो साफ तौर पर देखा जा रहा है फुटेज में कि कैसे वो अपने झोले से बम निकाल रहा है और वो जगह जगह पर फेंक रहा है। और आप इस वीडियो में देखिएगा, यहाँ पर सफेद शर्ट में एक व्यक्ति आएगा जो कि गुड्डू मुस्लिम बताया जा रहा है, जो कि अपने झोले से बम निकालता और जगह जगह पर फेंकता हुआ दिखाई देता है। और ये वही फुटेज है, इसमें आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि कैसे अब ये जो व्यक्ति आया है सफ़ेद शर्ट में, वो गाड़ी से घूमते हुए इस तरफ आएगा और जगह जगह पर उसने बम फेंके हैं और अब इसके घर पर ये बड़ी कार्रवाई होने वाली है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं सीधा संजय खान का ही। संजय, देखिए लगातार जो फुटेज सामने आई, उस फुटेज के आधार पर पहचान हुई इन तमाम हमलावरों की और अब धीरे धीरे इनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और आज ये कार्रवाई वापस देखी जाएगी। क्या है पूरा मामला और अपडेट? जी बिल्कुल, जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में जितने भी हमलावर थे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन हमलावरों की पहचान हुई, तो सूबे के मुखिया CM योगी आदित्यनाथ ने सदन में ये कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, जिसकी कार्रवाई लगातार अब शुरू हो चुकी है। तो वहीं एक हमलावर को जब पुलिस प्रशासन ने ढेर कर दिया, उसके दूसरे दिन के बाद जो हमलावर थे, जो उनके अतिकामत के करीबी थे, उनके मकानों को बुलडोजर चलाकर पीला पंजा मारकर जमींदोज किया गया। तो 2 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई। अब आज तीसरी कार्रवाई ये बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर
जब उमेश पाल की हत्या होने वाली थी, जब गोली चल रही थी, तो वहीं बाइक से उतर रहे झोले में बम लिए ये गुड्डू मुस्लिम और एक जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे था, जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पे देखा गया कि गुलाम, ये दो व्यक्ति एक तरफ से गोली चला रहे थे तो दूसरा वही गुड्डू मुस्लिम वो बम चलाते हुए नजर आ रहा था। तो आज इन दोनों की जो अवैध संपत्ति है उस पे बुलडोजर चलेगा, पीला पंजा मारकर जमींदोज किया जाएगा। जिस तरीके से ये देखा गया कि कल सफदर जफर के घर में वहां पे भी कार्रवाई हुई, तो जफर के घर कार्रवाई हुई, उनका भी आलीशान मकान पूरी तरीके से पीला पंजा मारकर जमींदोज कर दिया गया। तो ऐसे में आज तीसरी कार्रवाई होनी है जो गुड्डू मुस्लिम और गुलाम की, जो अब तक की महदौरी में इनकी कसारी मसारी में मकाने बने हैं, उसको पीडीए ने चिन्हित करके शासन को आदेश भेजा और वहां से संतुष्टि मिली कि अब इनके मकान को पूरी तरीके से जमींदोज किया जाए। तो अब आपकी कार्रवाई गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के प्रति है। जो अब तक की कार्रवाई प्रशासन पीडीए द्वारा बताया जा रहा है कि 11 माह के अंदर 169 मकानों को जमींदोज किया गया। तो ये प्रशासन के लिए बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। ऐसे में जितने भी मामलावर है इस उमेश पाल हत्याकांड में, उनकी साक्षी भी लगातार इसी तरीके से मकानों को, जमीनों को, चाहे वो बाहुबल के बल पे अपनी संपत्ति को अर्जित किए हो या बिना नक्शा पास कराए, बिना पीडीए के नक्शा पास किए हुए अपने आलीशान मकानों को बनाए हैं। तो इसकी जानकारी मिलने पर लगातार जांच भी चल रही है, चिन्हित भी किए जा रहे हैं मकान उन हमलावरों पे या इनके माफिया अतीक अहमद के करीबियों के ऊपर। ऐसे ही पीला पंजा मारकर बुलडोजर चलाकर उनके आलीशान मकानों को जमींदोज किया जाएगा। साक्षी जी, बिल्कुल। देखिए संजय, जिस तरीके से आज जो गुलाम मोहम्मद है और जो गुड्डू मुस्लिम है उसके मकानों पर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि साफ तौर पर ये जो स्टेटमेंट है वो भी दिया गया है प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा कि बिना नक्शा पास कराए भवन मकान बनाने वालों के खिलाफ ही कार्रवाई होगी। हालांकि पहले से नोटिस भी दिए गए होंगे संजय, और अब जाकर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो होने वाली है। ऐसे में कितने मकान आज हम समझे जिनको चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी आज प्रयागराज में? जी, आज 2 मकानों को पूरी तरीके से गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के मकानों को जमींदोज किया जाएगा। ऐसे तो लगभग 20 मकान से ज्यादा जो हमलावर या जो उनके करीबी रहे हैं उनको भी सूत्रों से ये पता चल रहा है कि चिन्हित किया गया है। लेकिन अब धीरे धीरे कार्रवाई इस तरीके से पीडीए द्वारा की जा रही है। आज ये तीसरे और चौथे मकान की कार्रवाई होगी जो पीडीए द्वारा जमींदोज किया जाएगा पीला पंजा मार के। तो आने वाले वक्त में भी इसी तरीके से कार्रवाई, जो माफिया है, जो हमलावर है, जो माफिया अतीक अहमद के करीबी रहे हो या जिससे भी करीब जुड़ रहे हो, संजय, वर्तमान में जिन घरों को चिन्हित किया गया है गुड्डू मुस्लिम के और गुलाम मोहम्मद के, क्या वर्तमान में उन घरों में इनका परिवार रहता है या खाली पड़े हुए हैं, क्या है? जी बिल्कुल साक्षी जी, जितने भी मकानों को जमींदोज किया जा रहा है उन घर में उनके परिवार रह रहे थे और प्रशासन द्वारा उनको खाली कराया गया। और वो खाली कराने के बाद उनके सामानों को एक जगह हटाने के बाद ही बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिससे उनके सामानों की क्षति ना हो और उस सामान को ले जाकर नगर निगम अपने ऑफिस में वहां पे स्टॉक में रख रहा है। साक्षी जी, ठीक है, शुक्रिया आपका संजय खान इस जानकारी के लिए। तो गुलाम मोहम्मद का भी घर गिराया जाएगा, गुड्डू मुस्लिम का भी घर गिराया जाएगा, और ये वही फुटेजेस हैं जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे इन सब ने मिलकर उमेश पाल की हत्या करी, 2 गनरों की हत्या करी है दिन दहाड़े। और गुड्डू मुस्लिम जो कि बम फेंकता हुआ दिखाई देता है, सफ़ेद शर्ट में आता है और वहीं पर ये खड़ा हुआ था। जैसे ही हमलावर पहुँचते हैं, शूटर वो हमला करते हैं, वैसे ही जो गुड्डू मुस्लिम है वो भी पहुंचता है और अपने झोले से बम निकाल कर वो फेंकता हुआ दिखाई दिया है। इस कैमरे में साफ तौर पर उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और अब इन तमाम आरोपियों पर जो फिलहाल जो इनाम की राशि है वो 50,000 के आसपास है, लेकिन आने वाले वक्त में इसको 5 लाख भी किया जाएगा, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो वो बम पटकते हुए कैमरे में कैद हुआ था गुड्डू मुस्लिम, और अब गुलाम मोहम्मद और गुड्डू मुस्लिम के जो घर हैं, जो कि बिना नक्शा पास कराए बनाए गए थे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी आज बाबा के बुलडोजर से। इससे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है तमाम और भी घरों पर, और अब ये बड़ी कार्रवाई होने वाली है इस पूरे मामले में एक और। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।